ग्लोबल आईटी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज जो है हम लोग इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का पार्ट 2 सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसका जो फर्स्ट ईयर के लिए इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक आईटी फर्स्ट ईयर के लिए जो 500 क्वेश्चन की सीरीज थी उसका पार्ट 2 सॉल्व होगा और इसका पीडीएफ आपको इस वेबसाइट पर मिल जाएगा www.globalit.org। इस वेबसाइट पर जाकर के आप आज का पीडीएफ प्लस इसके पहले का पीडीएफ आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको अपने फ़ोन में इस वेबसाइट को ओपन करना है। जब फ़ोन में आप ओपन करेंगे तो कुछ इस टाइप से आपके फ़ोन में दिखाई देगा और राइट साइड ऊपर कॉर्नर में ऐसे 3 लाइनें बनी होंगी। आपको इन 3 लाइनों पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे तो आपको हिंदी में कई सारे ऑप्शन दिखाई देंगे लिखे हुए हमारे बारे में। ठीक है, और नई अपडेट, कोर्स, आपको किस पे क्लिक करना है? हिंदी में लिखा होगा कोर्स, आपको कोर्स पे क्लिक करना है। कोर्स पे क्लिक करेंगे 3-4 ऑप्शन आ जाएंगे, इलेक्ट्रिशियन थ्योरी, फिटर थ्योरी, वर्कशॉप कैलकुलेशन, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, इंजीनियरिंग ड्राइंग। उसी में लिखा होगा इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक। आपको इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक पे क्लिक कर लेना है। उसमें अंदर 2 ऑप्शन आएगा, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर। आप फर्स्ट ईयर पे क्लिक कर लेना, नीचे को स्लाइड करेंगे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन की तरफ। बाकी आप जो अगर आपको एम्प्लॉयबिलिटी वगैरह पढ़ना है तो उसकी भी प्लेलिस्ट यूट्यूब में अवेलेबल है और वर्कशॉप कैलकुलेशन की भी अवेलेबल है, जो कि आपको जानते हैं सब चीज़ें सबके लिए कॉमन होता है, चाहे वो इलेक्ट्रिशियन हो, फिटर हो, कोई भी ट्रेड हो, सबके लिए जो इंजीनियरिंग ड्राइंग है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है, आपका वर्कशॉप कैलकुलेशन है, कॉमन रहेगा। तो आप लोग बाकी सब्जेक्ट वहाँ से पढ़ सकते हैं और थ्योरी आपकी चल रही है। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निषेध संकेत का आकार क्या है? निषेध का मतलब प्रोहिबिशन साइन। ठीक है, तो इसके पिछले वाले जस्ट वीडियो में अगर आपको ये चीज़ें ढंग से समझनी है तो जो पार्ट 1 मैंने बना रखा है, कौन सा? पार्ट 1। पार्ट 1 में आपको क्लियर हो जाएगा। पार्ट 1 में क्या है कि मैंने ये सब चीज़ें बिल्कुल अच्छे से बता रखा है कि मैंडेटरी साइन क्या होता है, प्रोहिबिशन साइन क्या होता है, किसका बैकग्राउंड किस कलर का होता है, किस कलर के आकृति बनाई जाती है। तो ये सारी चीज़ें मैंने जस्ट इसके पिछले वाले पार्ट 1 में कराया था। ठीक है, तो उसको मैं दोबारा यहाँ नहीं बताऊंगा, टाइम वेस्ट होगा। आप लोग पार्ट 1 वाले वीडियो देख लीजिए, पार्ट 1 देख लेंगे, पार्ट 2 बिल्कुल आसान से सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि जो मैंने पार्ट 1 में डिटेल में चीज़ें बता रखी वही ज़्यादातर क्वेश्चन पार्ट 2 में है। ठीक है, तो निषेध संकेत का आकार क्या होता है? तो जो निषेध संकेत है, प्रोहिबिशन साइन है, उसका आकार कैसा होता है? गोल होता है। कैसा होता है? गोल होता है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, गोल आकार, इस सर्कुलर आकार का ही हमारा निषेध वाला भी होता है और मैंडेटरी का भी अनिवार्य जो होता है ना, मैंडेटरी जो अनिवार्य साइन होता है उसकी भी आकृति कैसी होती है? गोल ही होती है। तो मैंडेटरी वाले का और निषेध वाले का दोनों का जो आकृति होता है वो कैसा होता है? गोल होता है। ठीक है, यहाँ पे निषेध वाले पूछा था। ट्रायंगुलर किसका होता है? त्रिकोणी मतलब त्रिभुज के आकार का। तो जो त्रिभुज के आकार की आकृति होती है वह वार्निंग साइन का होता है। किसका होता है? वार्निंग साइन का, चेतावनी वाले चिन्ह का। ठीक है, और आयताकार और वर्ग ये दोनों जो दे रखा है, यह जो होता है हमारा इंफॉर्मेशन वाले का होता है, इंफॉर्मेशन साइन का, इंफॉर्मेटिव या इंफॉर्मेशन साइन का, जो हमें सूचना देते हैं, सूचना चिन्ह का। ठीक है, कि इधर हॉस्पिटल है, इधर रेलवे ट्रैक है, जो इस टाइप की सूचनाएं हमें देते हैं उन सिंबल का जो है वर्ग या आयताकार आकृति होती है। तो ये आकृति आपको ध्यान रखना है। तो जैसे सर्कुलर वाला भाई गोल वाला 2 का हो गया, निषेध का भी हो गया, मैंडेटरी अनिवार्य वाले का भी हो गया। दोनों जस्ट एक दूसरे के अपोजिट है, लेकिन दोनों का आकृति सेम है, गोल है। लेकिन अलग पहचान क्या होती है? जो निषेध वाला होता है वह गोल आकृति का तो होता है, लेकिन उसमें क्रॉस बार भी होता है। ऐसे क्रॉस कर दिया जाता है, क्रॉस बार बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? क्रॉस बार। उसमें गोल आकृति तो होती है, लेकिन क्रॉस बार भी होता है जो कि मना करता है कि यह काम काट देता है, कि यह काम नहीं करना है, तो निषेध वाले में आ जाता है। जबकि मैंडेटरी वाले में सिर्फ गोल होता है, इसमें कोई भी क्रॉस बार नहीं होता है। अंदर कोई ना कोई आकृति, जैसे हेलमेट की आकृति, ऐनक की मतलब चश्मे की आकृति, सूज की आकृति, जो भी आकृति बना दिया जाएगा, इसका मतलब कि वह चीज हमें वहां पर पहनकर जाना है, कुछ इस टाइप से होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम पहचान पाते हैं कि दोनों अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ठीक है, ज्यादा डिटेल में मैं यहाँ नहीं जा रहा हूँ कि मैंने पीछे वाले में बता रखा है, टाइम खराब होगा। ठीक है, सुरक्षा समूह चिन्ह का नाम क्या है? देखिए यहाँ पे पूछ लिया कि यह जो साइन दिखाया गया है कौन से ग्रुप का साइन है? वार्निंग सिंबल है, मैंडेटरी है, प्रोहिबिशन है मतलब निषेध वाला है, इंफॉर्मेशन है। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि जो हमारा वार्निंग सिंबल होता है, वार्निंग सिंबल त्रिभुज की आकृति का होता है, ट्रायंगुलर आकृति का। पीछे हमने देखा ना, वार्निंग वाला किस आकृति का था? ट्रायंगुलर का था, सॉरी। और मैंडेटरी और प्रोहिबिशन किस आकृति का था? तो ये हमारा सर्कुलर था, गोल था। कैसा था? सर्कुलर था, गोल था, वृत्ताकार था। इंफॉर्मेशन वाला हमारा कैसा था? स्क्वायर या रेक्टेंगुलर, वर्ग या आयताकार, स्क्वायर या फिर रेक्टेंगुलर। ठीक है, स्क्वायर या फिर रेक्टेंगुलर मतलब वर्ग या आयताकार। तो ये चीजें थी। तो यहाँ पर देखिए भाई त्रिभुज आकृति तो है नहीं, इसका मतलब यह जो सिंबल दिखाया गया ये वार्निंग वाला हो नहीं सकता।
और इंफॉर्मेशन के लिए वर्ग वाली आयताकार आकृति चाहिए, तो ये वर्ग आयताकार भी नहीं है, तो ये दोनों ऑप्शन तो गलत हो गए, हो ही नहीं सकते। अब दो ऑप्शन बचा, मैंडेटरी और प्रोहिबिशन, और हमें मालूम कि इन दोनों की आकृति कैसी होती है, गोल होती है। अब यहाँ पे आकृति गोल है, इसका मतलब ये हो गया कि अगर ये आकृति गोल है तो या तो मैंडेटरी होगा या प्रोहिबिशन होगा, निषेध संकेत होगा। कौन सा वाला है? तो मैंने अभी आपको बताया कि जो इसके जस्ट पीछे ही बताया ना कि अगर हमारा क्या प्रोहिबिशन होता है तो वह गोल आकृति तो होती है, लेकिन उसके साथ क्रॉस बार ऐसे बना दिया जाता है, क्रॉस कर दिया जाता है, जैसे यहाँ सिगरेट बना दिया जाएगा, ठीक है, और यहाँ ऐसे धुआं उठता रहता है आपका, और एक क्रॉस कर दिया जाता है, मतलब यहाँ पे धूम्रपान मना है, सिगरेट पीना मना है, तो क्रॉस कर दिया जाता है, तब वो निषेध वाला होता है। अगर क्रॉस नहीं किया गया है तो अनिवार्य वाला होगा। तो इसमें देखिए कहीं पे क्रॉस किया गया है, गोल आकृति तो है लेकिन क्रॉस नहीं किया गया है, इसका मतलब यह हमारा प्रोहिबिशन वाला, निषेध वाला नहीं है। कौन सा? मैंडेटरी वाला। जैसे इसमें क्या है, गोल आकृति है और इसमें हेलमेट बना दिया गया, मतलब यहाँ पे हेलमेट पहनना अनिवार्य है, यहाँ पे शूज पहनना, यहाँ पे दस्ताने पहनना, ग्लव्स पहनना, तो जहाँ पे जो आकृति बना रखा है वह अनिवार्य होता है, ठीक है, कि वो चीज हमें पहनना है। इसका जो बैकग्राउंड होता है ना वो ब्लू कलर से होता है, और आकृति जो इसमें बनाई जाती है वो सफेद कलर से बनाई जाती है, ठीक है। जबकि इसमें उल्टा होता है, इसका बैकग्राउंड सफेद कलर से होता है और जो आकृति बनाई जाती है वो ब्लैक कलर से बनाई जाती है, और इसके जो बॉर्डर होते हैं ये रेड कलर से होते हैं, और एक क्रॉस बार भी रेड कलर से होता है, ये निषेध वाला होता है। तो यहाँ क्लियर हुआ, तो ये किसका होगा? मैंडेटरी साइन का हो गया, बाकी क्यों नहीं होगा मैंने आपको बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला कह रहा है कौन सा कारक बिजली की झटके की गंभीरता को प्रभावित करता है, मतलब इसमें से कौन सी ऐसी चीज है कि अगर किसी आदमी को, इंसान को करंट लगता है तो उसका प्रभाव पड़ेगा, मतलब उसकी वजह से उसे ज्यादा नुकसान हो सकता है। किस कारक की वजह से उसे ज्यादा नुकसान हो सकता है? कब? करंट लगने पर, ठीक है। ऑप्शन देख लेते हैं। बहुत कम डीसी वोल्टेज, डीसी वोल्टेज बहुत कम रहेगा तब तो इंसान को कोई दिक्कत ही नहीं होगी। डीसी वोल्टेज जैसे बैटरी, भाई 10-12 वोल्ट की जो घरों में बैटरी होती है, अब बैटरी को पकड़ोगे तो क्या आपको करंट मारेगा? कुछ नहीं होता है, क्यों? क्योंकि उसको बहुत कम डीसी वोल्टेज है। डीसी वोल्टेज बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, लेकिन कब? जब उसका वोल्टेज ज्यादा हो। कम होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। देखते ना घरों में बैटरी वगैरह होती है, बैटरी को हाथ से टच करते तो कुछ नहीं होता है, क्योंकि कम डीसी वोल्टेज है। तो यह था कोई भाई गंभीरता को प्रभावित करेगा नहीं, कम डीसी अगर वोल्टेज है। करंट गुजरने की अवधि, जो ऑप्शन बी है, करंट गुजरने की अवधि की आपको करंट, आपके बॉडी में से जब आपको करंट लगा तो कितनी देर करंट पास किया। देखते हैं ना, अगर किसी को झटका लगता है, अगर कहीं पे किसी को करंट लगता है, बिजली लगती है, तो क्या होता है? अगर वह तुरंत झटका लग के वहां से छूट गया तब तो इंसान बच जाता है, लेकिन अगर वह 1-8 मिनट तक पकड़े रह गई, बिजली ने उसे झटका नहीं दिया, वो उसमें चिपका रह गया, तो क्या होता है? वह सारे शरीर को जला देती है, पूरा खून उसका सूख जाता है इंसान का, और बॉडी तक धुआं करके जलने लगती है, ठीक है। बहुत खतरनाक होता है बिजली का झटका, बॉडी तक पूरा आग पकड़ लेता है, धुआं करके जलने लगता है, ठीक है। तो करंट गुजरने की अवधि से है कि अगर मान लीजिए तुरंत बिजली का झटका लगा और आप दूर, झटका लग गया आपका और आप दूर चले गए, तब तो कोई दिक्कत नहीं होगा, बहुत ज्यादा नुकसान की बात नहीं। लेकिन अगर वह देर तक करंट आपके बॉडी से पास होता है, मतलब आप उसमें चिपके रह जाते हैं, तो आपकी बॉडी को जला करके राख कर देगा। मतलब यह डिपेंड करता है किस पे? करंट गुजरने की अवधि से, कि आपकी बॉडी में से कितनी देर तक करंट गुजरा। तो यह आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा कि बिजली के झटके की गंभीरता को कौन प्रभावित करेगा? करंट प्रभावित करेगा, कि कितनी गंभीर आपको चोट लगी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अगला है ट्राई स्क्वायर द्वारा किस कोड की जांच की जाती है। जो ट्राई स्क्वायर होता है दरअसल हमारा दो चीजें उसमें होती हैं, दो पार्ट होता है। एक होता है जिसको बोलते हैं स्टॉक, क्या बोलते हैं? स्टॉक बोलते हैं, ठीक है। और इसके साथ इसमें लगा होता है क्या? ब्लेड। ये हमारा स्टॉक होता है और ये हमारा क्या होता है? ब्लेड होता है। इन्हीं को बोला जाता है क्या? ट्राई स्क्वायर, ठीक है। तो इसका देखेंगे, स्टॉक और ब्लेड जो है एक दूसरे से जो इनका एंगल होता है 90 डिग्री का होता है, एक दूसरे से बिल्कुल परपेंडिकुलर जुड़े होते हैं, 90 डिग्री पर जुड़े होते हैं। इनका यूज किया जाता है अगर कोई जॉब हमारा बना हुआ है तो इस जॉब के जो दोनों कॉर्नर आपस में जुड़े हुए हैं, तो इसको क्या करते हैं? इस जॉब को उठा करके यहाँ पे रख देंगे, तो जॉब आपका ऐसे आ जाएगा इनके बीच में। अगर यह ब्लेड बिल्कुल जॉब के कॉर्नर से चिपका हुआ है और यह स्टॉक भी इसके कॉर्नर से बिल्कुल चिपका हुआ, मतलब जॉब और ब्लेड के बीच में गैप नहीं दिख रहा है और स्टॉक और जॉब के बीच में गैप नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब कि यह जो जॉब की आकृति है या दोनों सिरे में बिल्कुल एक दूसरे से 90 डिग्री पर है। तो हम किसी भी जॉब का दो कॉर्नर चेक करने के लिए ये वाला इसको या इसको चेक करेंगे, मतलब कॉर्नर चेक करने के लिए कि वह दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पर हैं या नहीं, उसके लिए इसका यूज किया जाता है। किसका? ट्राई स्क्वायर का। तो ट्राई स्क्वायर का किस लिए यूज करते हैं? 90 डिग्री का कोण चेक करने के लिए। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है स्क्रू ड्राइवर का उपयोग क्या है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप पढ़ोगे आप खुद जवाब दे लोगे कि भाई स्क्रू ड्राइवर का मतलब जो पेचकस हम जो घरों में यूज करते हैं,
ठीक है। स्क्रू ड्राइवर नाम से भी पता चल जाएगा, स्क्रू मतलब स्क्रू, ड्राइवर मतलब ड्राइवर, भाई स्क्रू को चलाने वाला। जैसे कार ड्राइवर होता है, कार को चलाता है, बस ड्राइवर है, बस को चला रहा है, स्क्रू ड्राइवर होगा तो स्क्रू को चलाएगा, स्क्रू को चलाएगा। या इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं, पेचकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेचकस, मतलब पेच को कस, समझ रहे हैं ना, उसके नाम में छुपा हुआ है, पेच को कसना है हमें, पेच कस। या फिर इंग्लिश में स्क्रू ड्राइवर, मतलब ऐसा चीज जो स्क्रू को चलाए। तो स्क्रू चलेगा तो क्या होगा भाई, स्क्रू ड्राइवर का यूज क्यों होगा, स्क्रू को पकड़ेगा नहीं, स्क्रू को कसना या ढीला करना। भाई जब आप स्क्रू को चलाओगे तो या तो वो कसा जाएगा या तो ढीला हो जाएगा, मतलब या तो वो टाइट होगा या तो लूज होगा। अगर आप क्लॉकवाइज चलाते तो टाइट होगा, एंटी क्लॉकवाइज चलाते तो लूज होगा। तो इसका मतलब ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा कि स्क्रू ड्राइवर किस लिए होगा, स्क्रू को चलाने के लिए, और जो स्क्रू को चलाएंगे तो या तो वह कसा जाएगा या तो ढीला होगा। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। टाइट और लूज बोल्ट, भाई बोल्ट के लिए तो स्क्रू ड्राइवर यूज करते नहीं, बोल्ट के लिए क्या होता है, हमारे स्पैनर आते हैं, रिंच आते हैं बोल्ट के लिए, ठीक है, इससे होगा नहीं। टाइटेन और लूज रिवेट, तो भाई रिवेट को कसे या ढीला कर, रिवेट तो कसने या ढीला करने वाली चीज ही नहीं है। रिवेट हमारी क्या होती है, रिवेट कसने या ढीला करने वाली चीज नहीं है, क्योंकि यह सेमी परमानेंट वाला नहीं है, क्या कहते हैं, टेम्पोररी ज्वाइंट नहीं है। जबकि जो बोल्ट होता है, जो स्क्रू होता है, इनके द्वारा जो ज्वाइंट बनता है वो टेम्पोररी होता है, जिन्हें हम चाहे जब चाहें खोल के अलग कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। जबकि यह रिवेट वाला ऐसा नहीं है, यह फिक्स कर दिया जाता है, जब जुड़ जाता है तो इसे हम खोल नहीं सकते। खोलना होगा तो हमें रिवेट को तोड़ना पड़ेगा, तभी हम उन पार्ट को अलग कर सकते हैं, बिना तोड़े नहीं कर सकते। इसमें जो हमारा फास्टनर यूज किया जाता है रिवेट के रूप में, वह हमारा अगर हमें उस पार्ट को अलग करना है तो वह नुकसान हो जाता है, वह खत्म हो जाता है। रिवेट को इस टाइप से हम उसको पीट करके दोनों साइड इसका हेड बना देते हैं, इसका ज्वाइंट बनाने के लिए जहां फिक्स करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, अगला है इलेक्ट्रिकल हैंड ड्रिलिंग मशीन में प्रयुक्त ड्रिल बिट का अधिकतम आकार कौन सा है, ठीक है। तो देखिए आपको याद रखना पड़ेगा कि जो हमारी ड्रिल मशीन होती है इलेक्ट्रिकल वाली, वो भी कौन सी, हैंड ड्रिलिंग मशीन। देखिए एक तो होता है हैंड ड्रिलिंग मशीन जिसे पोर्टेबल, जिसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सके। जैसे आपने देखा होगा दीवार वगैरह में छेद करना होता है तो इलेक्ट्रिक वाली होती है, इलेक्ट्रिक में हमने लगा दिया, उसमें बिट लगाया, आगे जो ड्रिल बिट होती है जो होल करती है, और कहीं पर भी आसानी से ले जा करके हम उससे होल कर सकते हैं। और एक होती है पिलर वाली आती है, बड़ी मशीनें आती है जो एक जगह फाउंडेशन पर फिक्स होती है, वह उसे हैंड मशीन नहीं कह सकते। हैंड इसलिए कह रहा है क्योंकि इसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं, और वो फाउंडेशन पर फिक्स होती है, तो नॉर्मल होती है, पोर्टेबल हमारी नहीं होती, ठीक है। पोर्टेबल के अंतर्गत आती है इलेक्ट्रिक हैंड ड्रिलिंग मशीन। तो इसमें जो बिट का साइज होता है वो लगता है वो मैक्सिमम 6.5 mm का। वही पूछा है ना कि ड्रिल बिट का अधिकतम आकार कौन सा है, मैक्सिमम साइज क्या होता है, तो वो अधिकतम 6.5 mm तक का ड्रिल बिट उस हैंड ड्रिलिंग मशीन में लगा सकते हैं। इसको आपको याद रखना है, ठीक है। जबकि फाउंडेशन वगैरह पे जो मशीनें लगती है उसमें तो और ज्यादा साइज की लगती है, 12.5 mm, 25 mm और ज्यादा। इलेक्ट्रिक हैंड ड्रिलिंग मशीन है इसलिए छोटी साइज की है, तो इसलिए कम साइज का इसमें बिट लगता है। फनल जोड़ने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, टेपर जैसी फनल। फनल का मतलब है एक तरह से कीप जैसी आकृति का, शंक्वाकार आकृति कह सकते हैं। कीप जो तेल डालने वाला कीप होता है ना, कुछ इस टाइप से होता है ना, ठीक है, ऐसे होता है। फिर आगे इसमें एक पतला सा हिस्सा दोनों को फिर आपस में इस कीप के साथ जोड़ दिया जाता है, और फिर हम इसका यूज करते हैं तेल वगैरह डालने के लिए। तो ये जो फनल जैसी आकृति, यहाँ पे इन दोनों आकृतियों को आपस में जोड़ा जाता है, टेपर जैसी फनल जैसी आकृतियों को, शंक्वाकार की आकृतियों को, इन्हें जोड़ने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, वाइस जो होता है हमारा नॉर्मल होता है, जॉब वगैरह को पकड़ने के लिए यूज किया जाता है। वाइस का यूज क्यों होता है, जॉब को पकड़ने के लिए यूज किया जाता है। एंगल स्टील होता है, या भी दोनों पार्ट एक दूसरे से 90 डिग्री पर होते हैं और जॉब को सपोर्ट प्रदान करने के लिए यूज किया जाता है। हैचेट स्टेक और ब्लो हॉर्न स्टेक, ये स्टेक ही है जिसका यूज हम करते हैं और ज्वाइंट वगैरह बनाने के लिए, जोड़ने के लिए, ठीक है। जो फनल को जोड़ने के लिए पूछा है तो स्टेक यूज किए जाते हैं हमारे। तो अब स्टेक में कौन सा स्टेक यूज करें, तो जो हैचेट स्टेक होता है ना, या ऊपर इसका जो होता है वो चाकू के समान बना होता है, ऊपर इसका धार कैसा होता है, चाकू के समान होता है, कुछ इस टाइप से, ठीक है। इस टाइप से हमारा बना होता है, क्या इसको बोलते हैं, ऊपर की आकृति ऐसे होती है, इसको बोलते हैं क्या, हैचेट स्टेक। इसका यूज किया जाता है अगर किसी भी सीट को, सीट मेटल की कोई सीट की चादर है, उसको हमें क्या करना, एक सीधी लाइन में मोड़ना है। सीट की चादर को एक सीधी लाइन में मोड़ना है, तो उस चादर को इस पे रखते हैं, और जो लकड़ी का हैमर होता है, मैलेट बोला जाता है, एक तो लोहे वाला होता है, एक लकड़ी का हैमर बनाया जाता है, उसको मैलेट बोलते हैं, क्योंकि उससे चोट लगाने पर हमारे जो सीट वगैरह होते हैं उस पर निशान नहीं आते हैं। तो मैलेट की मदद से हम, जैसे सीट क्या, जो भी हमारी एक सीट है, चादर है, इस पर हम निशान लगा लेंगे कि हमें इस सीट में इसे बिल्कुल सीधा मोड़ना है। अब इसको इस जो चाकू के समान धार इस पर रखेंगे और उसकी मदद से, मैलेट की मदद से हल्का हल्का चोट करेंगे और वो आसानी से मुड़ जाएगा। मतलब चादर को एक सीधी लाइन में मोड़ने के लिए हैचेट स्टेक का यूज किया जाता है। जबकि ब्लो हॉर्न स्टेक है, इसी का यूज किया जाता है हमारा किस लिए,
टेपर जैसी फनल आकृति को जोड़ने के लिए। इसमें ब्लो हॉर्न क्या होता है, एक साइड जो आकृति होती है ना वो शंक्वाकार आकृति होती है, कुछ इस टाइप से ऐसे बना होता है। ठीक है, हमारा बिग आयरन स्टिक में भी इस टाइप से होता है कि एक साइड की आकृति चौकोर होती है, कैसी होती है, चौकोर होती है। ठीक है, एक साइड, और दूसरे साइड उसमें इस टाइप से कुछ बना होता है, इसी को बोलते हैं क्या, ब्लो हॉर्न स्टिक। किसमें ऐसे जोड़ा, इसी पर रख करके फनल जैसी आकृति को जोड़ते, वही हमारा क्या होता है, ब्लो हॉर्न स्टिक होता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आरी के संचालन में एक्स चिन्हित तीर द्वारा क्या इंगित किया गया है। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे आरी आपको दिखाई गई है और यहाँ पे दो एरो दिखाया गया है, एक ए एरो है और एक ए है। तो जो हॉरिजॉन्टल वाला एरो होता है, हॉरिजॉन्टल मतलब यह क्या करेगा भाई, यह ऐसे दिखा रहा मतलब आगे पीछे, मतलब यह आरी के चलने की दिशा को बताएगा। जबकि जो वर्टिकल है यह इसमें दबाव, प्रेशर कि यह कितनी गहराई में जा रहा है। तो जो हॉरिजॉन्टल वाला एरो होता है, जो ये हॉरिजॉन्टल वाला है, किसको बताता है, तो यह कट की दिशा को बताता है, डायरेक्शन बताता है। किसको बताता है, ब्लेड की, सॉरी डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ब्लेड की, मतलब जो हमारी ब्लेड है वो किस दिशा में जा रही है, जो हमारी ब्लेड है वह किस दिशा में जा रही है उसको बताता है हमारा क्या, ये हॉरिजॉन्टल वाला एरो। जबकि जो वर्टिकल वाला एरो होता है यह बताता है कि कितना प्रेशर लग रहा है, जिस चीज को हम काट रहे हैं तो इस आरी पर कितना प्रेशर लगाया जा रहा है जिससे कि यह इस डेप्थ में जाकर के कटाई कर रही है। तो यह वर्टिकल वाला दिखाता था। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, डायरेक्शन ऑफ प्रेशर की, वह दबाव की दिशा को बता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। वुड राफ्ट फाइल का उद्देश्य क्या है। वुड राफ्ट फाइल जो होती है ना, राफ्ट फाइल मतलब ऐसी होती है, फाइल जानते ही होंगे आप लोग, रेती जिसे कहते हैं, रेती क्या होता है हमारा, रेती। तो वुड राफ्ट फाइल में क्या होता है, उसको जगह जगह पे उसको उभार करके ऐसे बनाया जाता है, उसके दांते एक दूसरे में जुड़े नहीं होते हैं, उसको जगह जगह पे उभार करके बनाया जाता है। ठीक है, यह सॉफ्ट मटेरियल के लिए यूज करते हैं। जबकि नॉर्मली जो फाइलें होती हैं उनके दांते क्या होते हैं, एक दूसरे से पूरा ऐसे जुड़े होते हैं। लेकिन वुड राफ्ट फाइल में उसके दांते अलग अलग होते हैं और उभार करके पंच के द्वारा बनाया जाता है। तो उसी का पूछ रहा है कि जो वुड राफ्ट फाइल होती है उसका यूज कहाँ करते हैं। तो इसका यूज किया जाता है प्रारंभिक रफ काम, मतलब रफ काम करने के लिए, फिनिशिंग के लिए नहीं, रफ काम के लिए। ठीक है, खुरदुरा मतलब मटेरियल ज़्यादा घिसना हो पर हमें फिनिशिंग से मतलब नहीं हो तो ये रफ काम बोला जाता है। तो रफ काम के लिए हम किसका यूज करते हैं, वुड राफ्ट फाइल का यूज करते हैं। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला है, विद्युत संपर्क में व्यक्ति को बचाने के लिए पहला कदम क्या। अगर कोई व्यक्ति का बिजली की चपेट में आ जाता है, बिजली के संपर्क में आ जाता है, तो आप उसे बचाओगे कैसे, पहला क्या क्या करना चाहिए, पहला स्टेप क्या उठाना चाहिए। संपर्क को तोड़ दो। देखिए ये चीज़ तो है भाई, कभी भी अगर किसी व्यक्ति को बिजली लगती है तो हमारा मेन तो टारगेट यही होगा कि हम क्या करें, उस जो उसका संपर्क है बिजली के साथ उसको किसी तरह दूर किया जाए। कैसे तोड़ा जाएगा, तो संपर्क तो तोड़ना है, लेकिन संपर्क कैसे टूटेगा कि जो पावर जा रही है उसमें, उस पावर की सप्लाई को किसी तरह बंद कर दिया जाए। भाई जहां पे आदमी को बिजली का झटका लग रहा है, किसी बिजली की चपेट में गए, तो आप तुरंत क्या करोगे, उस पावर की सप्लाई को बंद कर दोगे जिससे कि बिजली का जो वहां पे कनेक्शन है और जो संपर्क है टूट जाए और फिर उस आदमी को बचाया जा सके। तो देखिए संपर्क तो तोड़ना है, लेकिन संपर्क टूटेगा कैसे, संपर्क तब टूटेगा जब हम बिजली के स्विच को बंद कर देंगे। जो ऑप्शन सी है आप देख रहे होंगे, स्विच ऑफ पावर सप्लाई। स्विच ऑफ पावर सप्लाई मतलब पावर सप्लाई के स्विच को ऑफ कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए, तो संपर्क अपने आप टूट जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा कि हम इस पावर सप्लाई के स्विच को बंद करके स्टेप उठा सकते हैं व्यक्ति को बचाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बिजली की आग का कारण क्या है। बाकी आप लोग अगर इंस्टाग्राम यूज करते हैं, ठीक है, आजकल तो बहुत ज़्यादा यूज होने लगा इंस्टाग्राम, अगर आप यूज करते हैं और आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो वहाँ पे आप इस आईडी को सर्च कर सकते हैं, ग्लोबल ITI अभी। ठीक है, इस नाम को आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे, वहाँ मैं मिल जाऊँगा। आप चाहें तो मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको रीच करते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि बिजली की आग का कारण क्या है, कि भाई जो बिजली के द्वारा आग लग रही है वो किस वजह से लगती है। विचलन, खुला परिपथ, ओवरलोडिंग, ऊंची तरफी। देखिए बिजली के द्वारा आग कब लगती है, आपने अपने घरों में भी देखा होगा, कभी कभी होता है जो हमारे सॉकेट वगैरह होते हैं, स्विच वगैरह होते हैं, वो जल जाते हैं। जलते कैसे हैं, जलने का मतलब कि उस आपके जो सॉकेट जो बोर्ड था उसमें क्या होगा, आग लग गया होगा। आग कब लगेगा, जब ओवरलोडिंग होगा। कभी ट्रांसफार्मर आपका फूक जाता है, आपने सुना होगा, लोग कहते हैं कि अरे यार इस गर्मी का मौसम आ गया, अब ज्यादातर लोग एसी वगैरह यूज कर रहे हैं, तो लोड जब ट्रांसफार्मर पर ज्यादा पड़ता है ट्रांसफार्मर क्या होता है, फूक जाता है, उसमें आग लग जाती है। किस वजह से, ओवरलोडिंग की वजह। जब भी मतलब ओवरलोड की बात आती है तभी वो चीजें जलती हैं। ठीक है, वो यार बिजली में भी है, हमारे घरों में जो सॉकेट वगैरह लगे होते हैं, पता चला वो 5 एम्पियर के लगे हुए हैं हल्के पावर के लिए, और हमने उसमें क्या किया, 1 हार्स पावर 2 हार्स पावर वाली कोई चीज चला दी, ज्यादा पावर वाले,
ज़्यादा वाट वाला होता ना कि 746 वाट का 1000 वाट का प्रेस वगैरह यूज कर दिया। नॉर्मल सॉकेट होगा, आपने प्रेस यूज कर दिया, वो 1000 वाट का है और सॉकेट हमारा 5 एम्पियर वाला, तो उस लोड को सहन नहीं कर पाएगा। तो लोड ज़्यादा दे दिया हमने सॉकेट पे तो वो तुरंत उसमें आग पकड़ लेता है और वो जल जाता है। तो हम क्या करते हैं कि वहाँ पे 16 एम्पियर का यूज करते हैं। 16 एम्पियर का यूज करेंगे तो लोड को सहन कर पाएगा। तो वही चीज़ पूछा था, बिजली की आग क्यों लगेगी? ओवरलोडिंग की वजह से। जब ओवरलोडिंग होगा तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा कि ओवरलोडिंग की वजह से बिजली में आग लगती है, बिजली की आग लगती है। ठीक है। सूचना चिन्ह का अर्थ क्या है? देखिए यहाँ पे दे रखा है, पूछ रहा है कि कौन सा सूचना चिन्ह है, कौन सा इंफॉर्मेटिव साइन है। अगर कहीं पे इंफॉर्मेटिव साइन होगा, मैंने बताया था, या तो वह आयताकार आकृति में होगा या वर्गाकार आकृति में होगा। इसका जो बैकग्राउंड होगा वह ग्रीन कलर का होगा और उस पर व्हाइट कलर से यह आकृति बनी होती है। तो यह तो बिल्कुल आसान है, बच्चा जानता है, मैक्सिमम लोग जानते होंगे कि भाई कहीं पर भी अगर ऐसे प्लस का है तो हम समझ जाते हैं या किसका है, या डॉक्टर के लिए, हॉस्पिटल के लिए, चिकित्सा के लिए। ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी हमारा सही हो जाएगा, प्राथमिक चिकित्सा बिंदु। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है हमारा, पेट की चोट वाले व्यक्ति को किस कृत्रिम श्वसन विधि से बचना चाहिए? देखिए अगर किसी की व्यक्ति के पेट में चोट लगी हुई है, कहाँ लगी हुई है? पेट में चोट लगी हुई है, तो उसे किस कृत्रिम श्वसन विधि से बचना चाहिए? मतलब जैसे आदमी को चोट लगता है तो हम उसे सांस देते हैं। क्या देते हैं? जब किसी को अचानक ज्यादा चोट लग जाता है तो कभी कभी क्या होता है, सांस लेना वो बंद कर देता है, तो उस समय हम उसे कृत्रिम रूप से सांस देने की कोशिश करते हैं जिससे कि व्यक्ति को बचाया जा सके। तो ये पूछा है कि अगर पेट में चोट लगी हुई, तो देखिए एक होता है सेपर और एक होता है सिल्वेस्टर, जो ज्यादातर फेमस विधि है। तो सिल्वेस्टर विधि में क्या होता है, और जब पेट पे चोट लगी होती है, ये पूछ रखा ना, चलिए पहले इसको देख लो। पेट की चोट वाले व्यक्ति को, तो जब पेट पे चोट लगी अगर किसी आदमी को, तो उसे हम पेट के बल नहीं लिटा सकते, क्योंकि पेट के बल आप लिटा दोगे तो पेट में चोट लगी तो उसको भाई दिक्कत होगा ना, उसे हम पीठ के बल लिटाने की कोशिश करेंगे। जबकि सेफर विधि में क्या होता है कि हम किसी भी व्यक्ति को पेट के बल लिटाते हैं। मतलब जब किसी व्यक्ति को पीठ पर छाले पड़े हुए हो तो भाई पीठ के बल लिटाओगे तो नुकसान होगा, तो उसे हम क्या करते हैं, पेट के बल लिटाते हैं, फिर उसे सांस देते हैं। ठीक है। तो पेट के बल हमने कब लिटाते हैं? जब पीठ पर छाले पड़े हुए हैं, और किस विधि में? सेफर विधि में। लेकिन यहाँ पे पेट पर चोट लगा हुआ है तो सेफर विधि में पेट के बल लिटाया जाता है, और यहाँ पर पेट में चोट भी लगी हुई है। तब तो अगर हमने पेट में चोट लगी और पेट के बल लिटा भी दी तो भाई उसका नुकसान हो जाएगा ना, मतलब व्यक्ति को और हानि पहुंचेगी। तो इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा कि अगर किसी व्यक्ति को पेट में चोट लगा हुआ है तो यह वाली विधि नहीं यूज करना चाहिए, सेफर विधि नहीं यूज करना। सिल्वेस्टर विधि कर सकते हैं, क्योंकि सिल्वेस्टर में क्या होता है, सिल्वेस्टर में हम उसे पीठ की बल लिटाते हैं। जब पेट में चोट लगी होती है तो सिल्वेस्टर विधि होता है, उसमें हम उसे व्यक्ति को पीठ की बल लिटाते हैं, जबकि सेफर में पेट की बल लिटाते हैं। ठीक है। तो पेट की बल इसमें नहीं लिटा सकते क्योंकि पेट में चोट लगी हुई है। मुंह से नाक तक की विधि होती है, नाक से मुंह तक, ये सब क्या है, कृत्रिम श्वसन, मतलब सांस देने की विधि होती है, हवा देने की विधि होती है जब व्यक्ति सांस नहीं ले रहा होता है। और मुंह से मुंह की विधि है। ठीक है। ये सब माउथ टू माउथ वाला तो आप लोगों ने बहुत ज्यादा देखा भी होगा, मूवी वगैरह में भी होता है। ठीक है। पहले जो मूवी वगैरह बनती थी अक्सर होता ना कि हीरोइन पानी में डूब रही होती थी, हीरो जाता था तुरंत उसे बचा लाता था, बाहर ले आते थे तो सांस नहीं ले रही होती, पहले पेट दबाते थे, बाद में फिर क्या होता था, माउथ टू माउथ उसे सांस देने की कोशिश करते थे, और जब माउथ टू माउथ सांस देते थे तो हीरोइन जग जाती थी, फिर वो गुस्से में एक झापड़ देती थी कि बदतमीज ये क्या कर रहे हो तुम। तो वही होता था कि जो हीरो होता था वो क्या होता था, सेफ्टी प्रिकॉशन पर रखा होता था, तो वो ये काम करता था, मुंह से सांस देता था जिससे कि उसकी जान को बचाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला है, भार उठाने के समय चोट लगने का क्या कारण है? कि यदि हम भार को उठा रहे हैं, किसी लोड को उठा रहे हैं, तो उस समय हमें चोट लग जाती है, तो किस वजह से ऐसा हो सकता है? ऑप्शन देखते हैं, ये भी बिल्कुल आसान चीज है। मतलब जैसे आप ऐसे ही क्वेश्चन समझना कि आप ऑप्शन को पढ़ करके जवाब दे सकते हो। भारी बोझ, देखिए भारी बोझ होगा तो ऐसी कोई बात नहीं, आदमी भारी बोझ भी उठाता है तो जरूरी नहीं कि नहीं भारी बोझ से आपको चोट ही लग जाए। गिरती हुई चीजें, भार को टटोलने वाली वस्तु, और गलत उठाने की तकनीक। देखिए जो ऑप्शन डी है, गलत उठाने की तकनीक, मतलब आप किसी भार को उठा रहे हैं और आप उसे सही तरीके से नहीं उठा रहे हैं, उसे सही तरीके से नहीं उठा रहे हैं, टेक्निक आपकी सही नहीं, तो बिल्कुल चोट लगेगी, आपको बिल्कुल चोट लगेगी। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा कि अगर हमारे पास उठाने की तकनीक सही नहीं है कि उसे कैसे उठाना है। भाई कहीं ज्यादा भारी वस्तु तो हम क्या करते हैं, उसमें लंबी सी रॉड लेते हैं, रॉड को नीचे लगाते हैं, फिर नीचे ईंट को लगा करके आराम से दबाते हैं, फिर उठाते हैं। और पता चला डायरेक्ट हाथ से उठाने चले गए, आप हाथ रखते समय कोई ऐसी पतली चीज है नीचे जो है पावे नहीं, आप हाथ रखोगे तो आपका हाथ उसके नीचे दब जाएगा। ठीक है। तो कोई भी वस्तु है तो उसको उठाने की तकनीक आपकी सही होनी चाहिए, अगर आप सही तकनीक से नहीं उठाओगे तो आपको चोट लग जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सीम और किनारे पर, ठीक है, सीम और किनारे पर उभार पैदा करने वाली अतिरिक्त शीट धातु के ओवरलैपिंग को कैसे रोका जा सकता है? जब हम किसी सीट मतलब धातु की चादर का
किसी शीट मेटल का, धातु की चादर का कोई बॉक्स वगैरह या कोई आकृति बनाने की कोशिश करते हैं, तो जब कोई बॉक्स या कोई आकृति बनाते हैं तो उसमें क्या होता है कि उसके जो किनारे हैं वो एक दूसरे पे ओवरलैप करते हैं, जिसकी वजह से वो आकृति बनने में प्रॉब्लम आती है। तो वही चीज पूछ रहा है कि जो ओवरलैप करता है जो पार्ट, उसको कैसे रोका जा सकता है, इसमें किस मेथड से रोक सकते हैं? लकड़ी का हथौड़ा, नॉच, एंगल और एक आपका स्क्वायर स्टेक, मतलब किसकी मदद से हम उसे रोक सकते हैं? पहले समझिए कहना क्या चाह रहा है। मान लीजिए कोई शीट मेटल है, धातु की चादर है इस टाइप से, ठीक है, ये हो गया। इसमें क्या करेंगे, एक सीधी लाइन में हम यहाँ पे मोड़ेंगे, ऐसे एक लाइन खींची हुई है, इस पर से हमें इसको क्या करना है, मोड़ना है, ठीक है। ये वाली आकृति 90 डिग्री पर, कितने मोड़ना है, 90 डिग्री पर, और उसके बाद फिर इस शीट को यहाँ से 90 डिग्री पर मोड़ना है, ठीक है, इस टाइप की है, यहाँ से मोड़ना। जब आप इसको पहले इसको मोड़ लोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपके सीट भाई है एक किनारे पे ऐसे मुड़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब फिर आप बाद में ऐसे फोल्ड करोगे, इसे यहाँ पे 90 डिग्री पे मोड़ोगे, इस वाले हिस्से को उठाओगे और ऐसे जब मोड़ने की कोशिश करोगे तो क्या होगा, पहले से वाला हिस्सा यहाँ पे मुड़ा हुआ है, जब इसको आप मोड़ोगे तो यह जो इसका किनारा होगा यहाँ पे जब मुड़ेगा ना तो दोनों आपस में टकरा जाएंगे, दोनों आपस में टकरा जाएंगे। आप किसी कागज को करके देख लेना तो आपको ज्यादा सही समझ में आएगा। जैसे पेपर है, इसका हिस्सा मैंने यहाँ पे मोड़ लिया 90 डिग्री पे ऐसे, ठीक है, 90 डिग्री पर होना चाहिए, दिख रहा होगा आपको 90 डिग्री पर। अब हम 20 से मोड़ेंगे, जब 20 से मोड़ेंगे तो यहाँ देख रहे हैं ये इसको नहीं होने दे रहा है, ये क्या कर रहा है, यहाँ पे एक कोना जो है इसका देखो ये यहाँ पे गड़बड़ कर रहा है, यहाँ पे कोना इसका क्या कर रहा है, गड़बड़ कर रहा है, इस पे ओवरलैप कर रहा है एक तरह से। कागज से मुड़ रहा, अगर मेटल होता तो मुड़ता ही नहीं, यहाँ पे ये दोनों इससे बिल्कुल, क्योंकि 90 डिग्री पर है तो यहाँ पे मुड़ नहीं पाता है, दिक्कत करता, ठीक है, ये कोना। तो इसको कैसे सही करते हैं, तो इसके लिए क्या करते हैं ना कि अब यहाँ पे क्या करते हैं, वी आकृति में, मतलब 90 डिग्री, मतलब ये जो लाइन जा रही है 45 डिग्री इधर और 45 डिग्री इधर, निशान लगाते हैं और इस टुकड़े को हम काट करके निकाल देते हैं। स्निप की मदद से उस टुकड़े को काट करके निकाल दिया जाता है। ये टुकड़ा क्या होगा, यहाँ पे ये जो टुकड़ा है कट करके निकल जाएगा। कैसी आकृति हो जाएगी, ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया। अब ये कट करके निकल गया। अब क्या होगा, अब आसानी होगी, देखिए इसको यहाँ मोड़ देंगे, इधर मुड़ जाएगा। जब इस वाले पार्ट को मोड़ेंगे तो ये वाला जो टेपर वाला हिस्सा है, ये टेपर वाला हिस्सा है, जब ये 90 डिग्री पे मोड़ेंगे तो ये बिल्कुल सटीक इस पे आकर के बैठ जाएगा, कोई भी ओवरलैपिंग नहीं होगा। तो जो टुकड़ा हमने यहाँ से काट कर निकाला, यहाँ से मैंने ये वाला टुकड़ा काट के निकाल दिया ना, जो ये टुकड़ा हमने काट कर निकाला इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं नोच। क्या बोलते हैं, नोच। आप कह सकते हो नोचना, याद करने का तरीका बता रहा हूं कि जैसे भाई कोई शीट मेटल टुकड़ा में से हमने क्या किया, एक तरह से ऐसी आकृति इसमें से नोच लिया मतलब निकाल लिया, काट करके अलग कर लिया। जो ये हमने टुकड़ा नोच करके निकाल लिया, या कह लीजिए नोच लिया, नोच करके नहीं निकालते हैं, काट करके निकालते हैं, मैं याद करने के लिए बताऊं, तो उसी को नॉच कहते हैं, नोचना, नॉच, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, नॉच। मतलब हमने नॉच क्यों किया, काट कर निकाला गया, उसी को नॉच बोला जाता है। अब इससे क्या फायदा होगा कि अब ये जो शीट मेटल की धातु है, जो धातु चादर की ये है आपका, अब एक दूसरे पर ओवरलैप नहीं करेगा। तो कोई भी आकृति बनाते समय जहां पे इस टाइप से पार्ट्स ओवरलैप करते हैं, कभी हम स्क्वायर नॉच भी निकालते हैं, ठीक है, स्क्वायर टाइप में भी काट के निकालते हैं। कभी टेपर नॉच होता है, अगर कहीं पे ऐसे टेपर काट के निकाल देते हैं तो उसको तिरछी नॉच बोला जाता है, स्लैंट नॉच, ठीक है। तो इस तरह से जो टुकड़ा काट करके निकाला जाता है ओवरलैपिंग से बचने के लिए अतिरिक्त धातु को, उसको नॉच बोला जाता है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। मैलेट क्या है, तो लकड़ी का हैमर होता है जिसका यूज किया जाता है शीट मेटल में, उसको मोड़ने के लिए, किसी आकृति में चेंज करने के लिए। क्योंकि जो लकड़ी का हैमर होता है ना, उससे क्या होता है, शीट मेटल में जब हम चोट लगाते हैं तो उस पर निशान नहीं आते हैं, इसलिए हम लकड़ी का हैमर यूज करते हैं, उसको मैलेट बोला जाता है, ठीक है। ये आपका लास्ट क्वेश्चन होगा, पार्ट 2 आपका यहाँ पे फिनिश हो जाएगा। बहुत कम वोल्टेज स्तर, 40 वोल्ट से भी कम पर बिजली के झटके को क्या असर होता है। मतलब बिजली का झटका लग रहा है लेकिन 40 वोल्ट से भी कम बिजली है। बिजली कितनी है, उसका जो वोल्टेज है, जनरली घरों में 200 से 250 वोल्ट आता है, 220 वाला, 220, 240, 250 इस टाइप से रहता है ना, तो हमारे घरों में बिजली आती है। लेकिन ये कह रहा है कि जो वोल्ट का झटका लग रहा है 40 वोल्ट से भी कम है। अगर बिजली का झटका 40 वोल्ट से भी कम वोल्ट पर लग रहा है तो क्या होगा, फिब्रिलेशन होगा, मांसपेशियों का संपर्क होगा, त्वचा का जलना होगा, ठीक है। त्वचा बर्निंग, स्किन कब जलती है, जब ज्यादा वोल्टेज होता है। तो मनुष्य की जो 220, 240 पे भी अगर करंट की अवधि पर निर्भर करता है, अगर ज्यादा देर तक करंट बॉडी में फ्लो करती रही तो फिर आपका त्वचा जलने लगता है, ठीक है। अप्रिय झुनझुनी सी, चूंकि वोल्टेज बहुत कम है इसलिए आपको झंझनाहट महसूस होगा। क्या महसूस होगा, झंझनाहट महसूस, क्योंकि वोल्टेज कम है। लेकिन वो झंझनाहट कैसा होगा, अप्रिय होगा। लेकिन अप्रिय, अप्रिय का मतलब जो आपको पसंद ना आए, प्रिय
प्री मतलब जो पसंद आए, अप्री मतलब जो आपको अच्छा ना लगे। तो वो झंझनाहट तो होगा, मतलब 40 वोल्ट से कम है तो अगर आपको करंट लगेगा, 40 वोल्ट से कम है अगर आपको कहीं पे करंट लगता है तो आपको झंझनाहट फील होगा। लेकिन वो झंझनाहट कैसा होगा? अप्री होगा, मतलब वो आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, एक अप्री झंझनाहट सा फील होगा। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा कि उस केस में हमें क्या फील होता है? अप्री झुंझुनी सी सनसनी सी फील होती है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। और बाकी आप कमेंट करके यार जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, मतलब समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो कमेंट करके आप बताइएगा। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों वगैरह को बताइए कि भाई इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की भी क्लासेस शुरू हो गई है, आप यहाँ उसे पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं हम लोग क्वेश्चन को सिर्फ ABCD नहीं करवाते हैं, उसको पढ़ाते हैं। ठीक है, मतलब उसमें जो स्टार ऑप्शन है तो हम सबके बारे में बताने की कोशिश करते हैं, डिटेल में समझाते हैं, जिससे कि अगर क्वेश्चन थोड़ा बहुत चेंज भी हो तब भी आप उसको कर पाओ। नहीं कि जो क्वेश्चन है सिर्फ वही आया तो ABCD कर लिया, थोड़ा सा भी गड़बड़ किया तो आप घूम गए, ऐसा नहीं। इसलिए हम डिटेल में पढ़ाते हैं। ठीक है, बाकी वही चीज़ दोबारा बोलूँगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।